आज हम जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं वो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इससे जुड़े प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो तिरुचि शिवा का प्रश्न है। उन्होंने पीडीएस के तहत राज्य सहायता राशि के उपयोग को लेकर प्रश्न पूछा। अरविंद जी, इसमें क्या उत्तर मिला? 2019-20 की जो पीडीएस की सब्सिडी है वास्तविक रूप से कितनी धनराशि आवंटित की गई, और फिर पूछा उन्होंने फरवरी 2020 तक इस पर व्यय कितना किया गया है। तो ये जवाब दिया है दानवे राव साहब, दादा साहब, ये इन्होंने जवाब दिया जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और अन्य कल्याणकारी जो स्कीमें हैं उसके सहित जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके अधीन जो सब्सिडी है वो राज्यों को जो फूड ग्रेन्स है यानी खाद्यान्न है उनका आवंटन उसके तहत किया जाता है, और इसका आर्थिक लागत और जो सेंट्रल पूल से जो निर्गम का जो दाम है, मूल्य है, और जिस पर राज्यों को जितना भी अनाज जारी होता है उसके बीच में जो गैप होता है उसको उसकी सब्सिडी जो है एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम जारी करती है, उसको दी जाती है। और जिन राज्यों में विकेंद्रीकृत खरीद की प्रणाली अपनाई गई है उनमें अनाज की खरीद की मात्रा और लक्षित जो पीडीएस है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी स्कीमें हैं उसके तहत जितनी भी माने अनाज वितरण के लिए जो स्कीमें हैं उनमें सीधे जो है फूड सब्सिडी जारी की जाती है। इसमें दिया 2019-20 में फरवरी 2020 तक जो पीडीएस के अधीन जितनी भी राशि जारी की गई, सब्सिडी जारी की गई, उसका उन्होंने विवरण दिया है कि जो भारतीय खाद्य निगम को जो फूड सब्सिडी जारी की गई वो है 75,000 करोड़, और जो फरवरी तक जारी की गई राशि यानी ये ज़्यादा हो गई है वो 1,19,164 करोड़ रुपए जारी किया गया है, यानी जो संशोधित अनुमान 2019-20 का था उससे जारी की गई राशि काफ़ी अधिक है। उसके अलावा जो संशोधित अनुमान जो विकेंद्रीकृत राज्यों को फूड सब्सिडी का था वो था 33,508 करोड़ से अधिक, और जारी किया गया 32,899 करोड़ रुपए से अधिक। तो ये दिया कि जो संशोधित अनुमान है 75,000 करोड़ के थे, उसमें वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार समायोजन किया गया है। ये जो है जवाब ये दिया गया। तो ये फूड जो मिनिस्ट्री है, जो खाद्य मंत्रालय है, बेसिकली फूड सब्सिडी का काम ये देखता है। अब आधार के साथ जो है पीडीएस का लिंकेज, यानी जो आधार राशन कार्ड हैं उनका पीडीएस के साथ लिंकेज का मामला जो है वो छाया वर्मा, सुखराम सिंह यादव और संपतिया विके का सवाल है। ये क्या जवाब दिया है इसमें? जी अरविंद जी, इन तीनों ने जो प्रश्न पूछा है वो 4 भागों में पूछा है और जानना चाहा है कि वर्तमान में जो पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया। इसका जो उत्तर मिला है यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से वो बताया गया है कि पीडीएस के सुधारों के अंतर्गत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों के अंतर्गत फिलहाल जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यानी एनएफएसए, इसके अधीन कुल 23.4 करोड़ राशन कार्डों में से लगभग 90% राशन कार्ड लाभार्थी परिवार के कम से कम एक सदस्य के आधार नंबर के साथ उसे जोड़ दिया गया है। 90%। आगे बताया उन्होंने कि विभाग द्वारा जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन है यानी राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न है उनके वितरण के लिए आधार का उपयोग या फिर लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणन अब तक अनिवार्य नहीं बनाया गया है। हालांकि आधार अधिनियम 2016 जो कि समय समय पर संशोधित किया गया, उसकी धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार इस विभाग में आगे क्या किया गया है, इसमें 8 फरवरी 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई इसके संबंध में, और इस अधिसूचना के जो नवीनतम संशोधन है उसके अनुसार क्या है, लाभार्थियों के आधार नंबरों को सभी राशन कार्डों के साथ जोड़ने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय सीमा बढ़ाई गई। इसके अलावा इस विभाग ने 24 अक्टूबर 2017 और 8 नवंबर 2018 के पत्रों के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया कि केवल आधार नंबर ना होने के आधार पर या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी या लिंकिंग की समस्या के कारण लाभार्थी का अगर बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणन असफल होता है, सफल नहीं हो पाता, इसके सहित अगर ईपीओएस उपकरण की किसी भी तकनीकी समस्या के कारण
किसी भी वास्तविक लाभार्थी या परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन उसकी पात्रता के खाद्यान्नों से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी इनके आधार पर उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने बताया है कि पीडीएस के प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण राशन कार्डों लाभार्थियों के डेटाबेस के डिजिटलीकरण, राशन कार्ड अपात्र या फिर डुप्लीकेट राशन कार्डों का ऑनलाइन पता लगाने, लाभार्थियों के प्रवास, मृत्यु, आधार के डुप्लीकेशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन के दौरान राज्य संघराज्य क्षेत्र 2013 से और तब तक की तारीख जब ये उत्तर दिया गया, कुल 2.98 करोड़ अपात्र राशन कार्डों को हटाने में समर्थ रहे गए, यानी करीब 3 करोड़ जो अपात्र राशन कार्ड थे वो भी हटा लिए गए हैं। ये उत्तर यहाँ मिला है मंत्रालय की तरफ से। अगला प्रश्न है प्रकाश बांडा का। डॉक्टर प्रकाश बांडा ने एनएफएसए के कार्यान्वयन को लेकर जानकारी मांगी, बताइए इसमें क्या उत्तर मिला। प्रीति, इसका जो है 4 हिस्सों में जवाब मांगा गया है और ये जानना चाहे कि जो देश के राज्य हैं और संघराज्य क्षेत्र हैं उनमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और पिछले सालों में क्या कुछ शिकायतें मिली हैं उसका विवरण मांगा है। जो जवाब सरकार ने दिया है ये कहा है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसमें सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें ये क्रियान्वित किया जा रहा है और इसमें लक्षित जो पीडीएस है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके तहत जो बहुत अधिक सब्सिडाइज जो खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कुल जो है करीब 80 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उसमें। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस बीच में बहुत सारे नए कदम भी उठाए गए हैं प्रीति, जो कि कोविड-19 के नाते प्रधानमंत्री ने कुछ विशेष इनिशिएटिव लिए थे, तो वो सब आप लोगों को पता है। और इसमें ये कहा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ खाद्यान्नों के लीकेज, अन्यत्र हस्तांतरण और खाद्यान्नों को पात्र लोगों तक ना पहुँचने की बात है, अपात्रों को राशन कार्ड जारी करना, इन सब की शिकायतें जो मिली हैं ये मतलब भारत सरकार और राज्य सरकारों की मदद से संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चूँकि ये योजनाएं चलाई जाती हैं तो उसी तरह से क्रियान्वयन जो है वो राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के सरकारों की होती है। ऐसे मौक़ों पर जब भी कोई शिकायत मिलती है संगठनों से या प्रेस रिपोर्ट्स जब मिलती हैं तो उसकी जांच और उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार जो संबंधित राज्य सरकार हैं उनको भेजती है और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाता है। अब ये इसी मंत्रालय का एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है प्रीति, ये है सोने के जो आभूषण हैं उनकी हॉल मार्किंग। तो ये विजिला सत्यानंद का सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है इसका जवाब जो है? जी अरविंद जी, विजिला सत्यानंद का जो प्रश्न है वो 3 भागों में है। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या ये सच है कि 15 जनवरी 2021 से ज्वेलर्स केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने हॉलमार्क वाले आभूषणों और सोने की कलाकृतियों को ही भेज सकेंगे? क्या ये भी सच है कि भारतीय मानक ब्यूरो हाल ही में सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है और वर्तमान में सोने के लगभग 40% आभूषणों को हॉलमार्क किया जा रहा है, और इसका ब्यौरा क्या है? उत्तर जो मिला है मंत्रालय की तरफ से वो बताया है कि जी हाँ, ज्वेलर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने की तारीख जो कि है 15/1/2021 से केवल भारतीय मानक जिसे कहा जाता है IS 1417-2016 ये कहा जाता है, इसमें 3 ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट के हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की बिक्री कर सकता है। आगे भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग के लिए अप्रैल 2000 से सन 2000 से, चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग के लिए अगस्त 2005 से, स्वर्ण के लिए अप्रैल 2000 से और चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों के हॉलमार्किंग के लिए अगस्त 2005 से स्वैच्छिक स्कीम का संचालन कर रहा है। हॉलमार्किंग स्कीम के तहत कोई ज्वेलर जो हॉलमार्क की गई ज्वेलरी की बिक्री करना चाहता है उसे BIS से पंजीकरण प्राप्त करना होगा। पंजीकृत ज्वेलर अपनी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के लिए BIS से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों में ज्वेलरी प्रस्तुत कर सकते हैं और ये उसकी शुद्धता की अपेक्षा के अनुरूप अगर पाए जाते हैं तो इन्हें चिन्हित किया जाता है। अभी क्या बताया इन्होंने, BIS से 29,338 ज्वेलर पंजीकृत हैं, जबकि BIS से मान्यता प्राप्त 900 एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र फिलहाल कार्यशील हैं। और 3 वर्षों के दौरान जो ब्यौरा मांगा है वो बताया है उन्होंने, 16-17 में हॉलमार्क की गई जो वस्तुएं हैं वो 3.16 करोड़ रही हैं। 2017-18 में हॉलमार्क की गई वस्तुएं 4 करोड़ से ज़्यादा रही हैं, 4.17 करोड़।
2018-19 में ये करीब 4.5 करोड़ रही हैं और 2019-20 जो कि जनवरी 2020 तक का आंकड़ा है, ये 3.52 करोड़ रही है संख्या, जो कि हॉलमार्क की गई वस्तुओं की संख्या है। आगे हम संक्षेप में एक उत्तर लेंगे अरविंद जी। जो अगला प्रश्न है वो है एफसीआई की भंडारण क्षमता। अखिलेश प्रसाद सिंह का ये प्रश्न है, क्या उत्तर मिला है? हाँ बिल्कुल प्रीति, ये संक्षेप में इस सवाल का जवाब लेंगे। इन्होंने जो भारतीय खाद्य भंडार निगम है, खाद्य निगम जो है, उसकी भंडारण क्षमता यानी एफसीआई की भंडारण क्षमता के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। तो जवाब इसका है दिया कि 31 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार जो एफसीआई है उसके पास कुल भंडारण क्षमता 408.34 लाख टन है। और इसमें कुछ आंकड़े राज्यों के भी दिए हैं कि पिछले सालों में 5 सालों में क्या स्थिति रही है जो भंडारण क्षमता के विकास विस्तार के लिए। तो ये है 34.82 लाख टन जो है ये नई क्षमता सृजित की गई है। तो मुझे लगता है कि आज हमको अब समेटना होगा क्योंकि हमारे पास भी प्रश्नकाल का इस समय समाप्त हो रहा है प्रीति। जी अरविंद जी, आज हमने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया है। अगले अंक में किसी और विभाग और मंत्रालय से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।